है कि देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। भारत का संविधान डिसेंट की इजाजत देता है, लेकिन क्या भारत का संविधान अब्यूज की भी इजाजत देता है? जंतर मंतर पर जो छात्र आए थे, क्या उनके बीच में कुछ हुड़दंगी भी शामिल थे? पुलिस वाले वहां पर लाठियां बरसा रहे थे, क्या उनके बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जो पुलिस वालों पर ही पत्थर चला रहे थे? उन पत्थरबाजों की पहचान करने का जिम्मा आखिर किसका है? सरकार का ध्यान इस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का होना चाहिए, या फिर मीम की भाषा क्या होनी चाहिए, मीम का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, और मीम जिसने बनाया उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त प्रायोरिटी पे होना चाहिए? ये सारे सवाल इस समय भारतीय संसद में इसलिए उठ रहे हैं और पब्लिक डोमेन में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस के जो जवान घायल हुए 20 जुलाई की घटना में, उनके परिवार वालों के द्वारा एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक जिस तरह से काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि दिल्ली पुलिस के जो जवान घायल हुए हैं, उनको घायल करने के पीछे जो शामिल हैं वो हुड़दंगी थे, न कि छात्र थे। सवाल है कि नैरेटिव वर्सेस काउंटर नैरेटिव का खेल इस समय चल रहा है। तो इस सवाल को हम समझते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील शुक्ला सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुनील शुक्ला जी आपसे। जिस तरह का जो नैरेटिव चल रहा है, आज जो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें के परिवार के लोग शामिल थे, एक काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन एक दूसरा आर्गूमेंट ये कहता है कि आखिर पुलिस वाले भी तो जख्मी हुए, तो आखिर किन लोगों ने पत्थर चलाए? जो छात्र हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि वो जो ट्रक खड़ी थी, वो ट्रक पे जब पूछा गया तो वो दिल्ली पुलिस ने ही ट्रक लगाई थी और उसी से पत्थर चलाए गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर पत्थर चले तो उसकी शिनाख्त करने का काम भी तो दिल्ली पुलिस के पास ही है। दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही? धन्यवाद रमेश जी। ये जो कोशिश की जा रही है बहुत ही भोथरा और कहते हैं ना कि जिसपे केवल हंसा जा सकता है। हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, किसी की भी हिंसा हो, लेकिन संस्थागत हिंसा चिंता पैदा करती है। पुलिस की हिंसा लोगों के मन में एक तरह का आक्रोश पैदा करती है। अब वो सवाल पैदा होगा कि पुलिस के खिलाफ छात्रों ने क्यों पथराव किया? पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस का काम है। उस दौरान अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से उसमें पुलिस को नुकसान होगा। टारगेटेड हिंसा अगर होती है पुलिस के साथ, बिल्कुल उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन क्या पुलिस की छवि इस देश में ऐसी रह गई है कि वो मानवता के साथ किसी के साथ व्यवहार करती है? हिंसा का उसके कार्यशैली में कोई स्थान नहीं है। मानव मूल्यों को बहुत ही वरीयता देती है। मानवाधिकार सबसे उसके प्राथमिकताओं पर रहते हैं। क्या इस देश की पुलिस के बारे में कोई ये कह सकता है? अगर पुलिस के बारे में कही जा रहा है कि इनको भी चोट लगी, बिल्कुल लगी होगी, कोई से इनकार नहीं कर सकता। जब झड़प होगी तो चोट लगेगी। लेकिन पुलिस का जो व्यवस्था एकदम एक सोचा समझा हमला हो, जिसमें छात्रों को टारगेट किया जाए, पैलेट गन चलाने का विवेक किसके पास है? कौन इसको टारगेट ठहरा सकता है? लाठियों में कील लगा करके छात्रों के ऊपर उसको चलाने की इजाजत कौन दे सकता है? किसका विवेक इसकी इजाजत देगा? जो पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही हो, उस पुलिस के घायल होने को लेकर के आप एक अलग नैरेटिव बना लेंगे कि छात्रों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उस घटनाक्रम में पुलिस को नजरअंदाज नहीं किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पुलिस को संस्थागत तरीके से सोचना चाहिए कि हम इस्तेमाल न हो। उनको ये सोचना पड़ेगा कि अनलॉफुल और लॉफुल जो कांग्रेगेशन है उसमें किस तरह का फर्क है। दुनिया में तमाम पुलिस है। आप अप्रिवेसिव पुलिस की तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्या? एक लोक कल्याणकारी राज्य की आप पुलिस है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं वो दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उन हालात पे चर्चा होनी चाहिए।
इस पे अलग अलग डिबेट चल रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई कि मेटेलिक पैलेट इस्तेमाल नहीं हो। किरण बेदी ने ये कहा कि जो कोई भी जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, जब भीड़ बढ़ जाती है, तो उसमें कई चरण के प्रिकॉशन होते हैं, यानी कि पहले सिविल डिफेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, फिर महिला पुलिस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, फिर पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पैलेट गन या इस तरह की जो व्यवस्था है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में हम अभी भी कॉलोनियल एरा के जो ब्रिटिशर या अंग्रेज जो इस्तेमाल करते थे वो हम भारतीयों पर क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। यही बड़ा सवाल है, तो मैंने कहा आपसे यही बड़ा सवाल है। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में प्रदर्शन होते हैं, दुनिया के लगभग सभी लोक कल्याणकारी राज्यों में प्रदर्शन होते हैं, इसे कैसे इनकार कर सकते हैं? और वहां की पुलिस की भूमिका देख लीजिए और हमारे यहाँ की पुलिस की भूमिका देख लीजिए। अनलॉफुल डिटेंशन, थानों में लोगों की मौत, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेना, फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसा देना, मुकदमों को लंबे समय तक लंबित रखना, ये बदले की कार्रवाई करना, इस तमाम उदाहरण लोगों के सामने है। जो पुलिस, जिस पुलिस के हिरासत में लोग मार दिए जा रहे हो, उसको लेकर के आप चलेंगे कि नहीं साहब इनके ऊपर विचार कीजिए? बिल्कुल विचार होना चाहिए, आप उनको भी हमारे देश को नागरिक है। लेकिन सवाल है कि संस्थागत हिंसा, सोच विचार के की गई हिंसा और एक स्वाभाविक प्रक्रिया में लोग भीड़ के द्वारा जो पत्थरबाजी की गई उसके कारण से किसी का चोटिल हो जाना, किसी विद्यार्थी ने किसी पुलिस वाले को टारगेट करके उसको ऐसा तो नहीं किया कि नहीं इसको मारना है मुझे, या भाग रहा है उसके बाद उसके पीछे पीछे और विद्यार्थी भागा जा रहा है। आप तो तमाम तरह के इस आंदोलन में देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से बच्चों को टारगेट किया। और यही नहीं, जहां कहीं भी आंदोलन हो रहा हो, आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, पटना में क्या हुआ, बेगूसराय में क्या हुआ, कटिहार में क्या हुआ, आप इलाहाबाद का देख लीजिए कि यहाँ बच्चों के साथ क्या हुआ, किस तरह की हिंसा की गई। एक अभी एक विजुअल वायरल हो रहा है, एक लड़का बाथरूम में घुसा हुआ है, उसको उसका दरवाजा तोड़ करके आपने उसको निकाला, बुरी तरह से मारा, और वो नंबर जो गाड़ी है उसका कोई नंबर नहीं है, जो लोग उसको पीट रहे हैं वो वर्दी में नहीं है, और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी ले जा रहे हैं। कुछ ही साल, मुझे लगता है कि साल भर के पहले की बात है, जब आपको भी याद होगा रेलवे के टेक्निकल सेवाओं की भर्ती के लिए एक परीक्षा होनी थी, जिसमें विद्यार्थी आंदोलित हो गए थे। आप उन घटनाओं का विवरण नहीं कर सकते जिस तरह से बच्चों को पीटा गया था, बिहार में पीटा गया था, इलाहाबाद में पीटा गया था, बिहार के कई जिलों में घटना घटी हुई थी। क्योंकि आपने जिस तरीके से पटना में इसी आंदोलन के दौरान बच्चों के ऊपर बल प्रयोग किया, AK-47 दिखाएंगे आप लेके दौड़ेंगे सड़क पर? असलहे पुलिस को क्यों दिए जाते हैं? सुरक्षा के लिए या एक दिखावे के लिए कि आप तुरंत टारगेट कर देंगे? न आप अनाउंसमेंट करेंगे, न आप बच्चों को कोई चेतावनी देंगे, न वाटर कैनन छोड़ेंगे, न आप महिला पुलिस को आया करेंगे, न ही रबर की बुलेट चलाएंगे, सीधे सीधे पलट गन। लाठियों में कील का प्रयोग कहां किया जाता है? हमने और आपने, पूरे देश ने चीन की कितनी आलोचना की थी जब चीन के सैनिकों ने कांटे लगे हुए डंडों से हमारे सैनिकों पर हमला किया था। दुनिया के पैमाने पर उसकी आलोचना की गई थी। आप अपने देश के विद्यार्थियों के ऊपर उसी तरह के डंडों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि नहीं उनके लिए साथ। बिल्कुल जिस तरह की दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पर कई सारी बड़ी बड़ी बसें लगी हुई थी जिसमें कि रियल टाइम पे वो कैमरे के द्वारा कैप्चर करके आइडेंटिफाई कर रहे थे लोगों को। तो पुलिस के पास तो अब तक सारी आइडेंटिफिकेशन होगी कि जितने लोग आए उनके चेहरे से और AI के माध्यम से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये सारे कौन लोग हैं या किन लोगों ने पत्थर चलाए। तो पुलिस उन पत्थरबाजों को क्यों नहीं पकड़ रही? बकायदा उसके ये काउंटर नैरेटिव, फैमिली को पैरेड करा दो, बच्चों को बुलवाया जा रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उससे बड़ी बात है कि अगर ये स्थिति है तो सरकार को इस पे, क्या आपको नहीं लगता कि एक जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी, जिस तरह से पैलेट गन चलाए गए, जिस तरह से वहां पे हिंसा हुई, उस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठानी चाहिए? बिल्कुल बिठानी चाहिए। आप एक न्यायिक जांच बैठाइए, और भी न्यायिक जांच अपने तरह से जज की नियुक्ति मत कीजिए। आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जज का नाम पूछिए कि किस जज को जिम्मेदारी दी जाए। सरकार के द्वारा न्यायिक जांच के नाम पर जिस तरह के पाखंड रचे जा रहे हैं वो सबके सामने है।
न्यायिक जांच बिल्कुल कराई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के से अनुशंसा लेकर के फला जज को इसकी जांच दी जाए, तो जांच करें, बिल्कुल कराई जानी चाहिए। सवाल इस बात का है कि जब लड़के वहां इकट्ठे हुए, वह एक साथ समूह में नहीं आए। आपके पास कौन सा तंत्र है कि जो पत्थरबाज हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनकी पहचान आप नहीं कर पाए और वहां इकट्ठे हो गए। आप तो तकनीक के नाम पर प्रौद्योगिकी और तकनीक से संपन्न पुलिस की बात करते हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अरबों रुपए आपने खर्च किया है। किस बात के लिए आपने इस तरह की प्रौद्योगिकी अपनाई? जो एक एक व्यक्ति आ रहा था वहां, ये आंदोलन तो, ये प्रदर्शन तो 20 तारीख को हुआ। 20 के पहले से लोग वहां पे आ रहे थे, उस दौरान भी आए। अचानक उस जगह पे इकट्ठे तो नहीं हुए, शहर के एक हिस्से को क्रॉस करके लोग वहां पहुंचे होंगे। कोई एक शहर के एकदम किनारे तो जंतर मंतर है नहीं। दिल्ली शहर के बीचों बीच में स्थान है। कोई व्यक्ति बस से आएगा, ट्रक से आएगा, टेम्पो से आएगा, रेल से आएगा, जहाज से आएगा, एक दूरी तय करके उस जगह पहुंचेगा। और आप कहते हैं कि दिल्ली को पूरी तरह से आपने कैमरे से सुसज्जित कर रखा है और बड़े बड़े और हाईली इक्विप्ड आपने सेंटर्स बना रखे हैं, कंट्रोल रूम्स बना वहाँ रखे पे हैं। किस बात? ड्रोन के कैमरे भी थे, दिल्ली पुलिस के ड्रोन के कैमरे ऊपर उड़ रहे थे, नीचे उड़ रहे थे, तो सबके फोटो होंगे वहां पे। तो आपने क्यों नहीं कर लिया? और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए कि जंतर मंतर पे बच्चे इकट्ठे हों, देश भर के बच्चे इकट्ठे हों और वहां से वो संसद के लिए मार्च करें? ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? क्यों नहीं उनसे बातचीत की गई? जो लोग आज यह नैरेटिव बना रहे हैं कि पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ, वह यह क्यों नहीं पूछते सरकार से कि इन विद्यार्थियों को पत्थर उठाने के लिए मजबूर क्यों किया गया? वो सरकार से क्यों नहीं पूछते कि इन विद्यार्थियों को देश के कोने कोने से आकर दिल्ली में इकट्ठा होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन विद्यार्थियों से संवाद कायम करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? ये सवाल बड़ा सवाल है। इन लोगों को उनसे सरकार से सवाल पूछने चाहिए। ये जो विद्यार्थियों से सवाल पूछ रहे हैं और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन संस्थाओं का काम सुरक्षा प्रदान करना है, उनका काम सुरक्षा प्रदान करना है, हिंसा में शामिल होना नहीं है। उनका काम व्यवस्थित तरीके से हिंसा करना नहीं है। संस्थागत हिंसा ज्यादा आपत्तिजनक है। और पुलिस का जो स्वरूप इस देश में उभरा है, वह एक ऐसे तंत्र के रूप में उभरा है जो हिंसा में भरोसा करती है, तो और कोई कार्रवाई नहीं होती निकला। तो सरकार का मोटिव आपको क्या समझ में आता है कि ये जो आज जो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि परिवार वालों को पेश किया गया, उसके पीछे का पॉलिटिकल मोटिव क्या है? उसके पीछे केवल यह है कि जो विपक्ष, सिविल सोसाइटी, छात्र संगठन जो ये कह रहे हैं कि पुलिस का जो बर्बरता है, पुलिस का अनियंत्रित बल प्रयोग है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इस नैरेटिव को कमजोर करना, छात्रों के द्वारा छात्रों के खिलाफ बरती गई हिंसा का जो आरोप विपक्ष का है, उसको पूरी तरह से पानी में बहा देना, यह बताना कि इन छात्रों ने हिंसा की है। सवाल इस बात का है कि अगर जिन छात्रों ने हिंसा की, किन स्थितियों में की, क्या वह छात्र पेशेवर हिंसा करने वाले हैं? छात्रों को इस देश के किसी न्यायालय ने पेशेवर हिंसा में शामिल समूह के रूप में नहीं व्याख्या किया है। पुलिस के बारे में क्या कहा न्यायालयों ने? कौन कौन लोग हैं ये? सवाल इस बात का है कि पुलिस को भी अब इस बात की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इस पूरे के पूरे अभियान के पीछे केवल वही है कि आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ बरती गई पुलिस के हिंसा को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है पूरे देश भर में, उसके असर को कम करने का यह प्रयास है कि आप पुलिस के जो लोग घायल हैं उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि जो मुख्य मुद्दा था वो पेपर लीक का, एग्जामिनेशन सिस्टम का, एजुकेशन में रिफॉर्म का था, अब वो पूरी डिबेट शिफ्ट हो गई है एक्सप्रेशन ऑफ जो हमारा फ्रीडम, हमें संवैधानिक राइट मिलता है स्पीच का, उसकी क्या सीमाएं हैं? अब्यूज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे हमारे पास डिसेंट का अधिकार है? और अगर किसी ने अब्यूज किया तो उसकी भाषा कैसी है, क्यों थी, क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या संविधान में इसकी इजाजत मिलेगी? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अगले हफ्ते ये बैठक करने वाली है, जिसमें तमाम मेटा और तमाम एजेंसियों को बुलाया गया है कि जो उनके प्लेटफॉर्म पे मीम चलते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो एक तरह से जो डिबेट थी वो एजुकेशन रिफॉर्म से शिफ्ट हो गई है
कि हमारा जो डिसेंट का अधिकार है उसकी बाउंड्री कहाँ तक है और कहाँ पर खत्म हो जाती है? दोनों विषय महत्वपूर्ण है और दोनों प्रिवेल करते हैं। अगर कोई ये सोचता हो कि शिक्षा के मुद्दे को छात्रों के द्वारा या सिविल सोसाइटी के द्वारा शिक्षा की बदहाली का जो सवाल उठाया गया है उसको आप इस तरह की चर्चाओं से कमजोर कर देंगे, वो बहुत गलतफहमी में है। इस चर्चा के बाद जिसको हम आप कहते हैं ना कि हम और आप जेनजी की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा सड़कों पर उतर गया। वह किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, जिनको आप पिछड़ा राज्य कहते हैं। वहां का विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पर आ गया, छोटे छोटे बच्चे, और आपको उनकी बात सुननी पड़ी। सवाल ये नैरेटिव बनाया जा रहा है इस आंदोलन के समय से ही, पुलिस के खिलाफ हिंसा। इसके साथ साथ ये भी होता है कि क्या सड़कों पर प्रदर्शन करना संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना नहीं है? यह भी नैरेटिव चला जा रहा है। लोकतंत्र में लोग अपनी बात कहां कहेंगे? संस्थाएं अगर अपने आप को कमजोर करती चली जाएंगी या सिमटती चली जाएंगी, सरकार उनको काम करने की इजाजत नहीं देगी, तो लोग कहां जाएंगे? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो प्रदर्शनों की इजाजत नहीं देता? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो सिविल सोसाइटी को अपनी बात करने की अनुमति नहीं देता? और आप इस पर रोक कैसे लगा सकते हैं? और अगर आप रोक लगाएंगे तो अगर आपको कोई फांसीवादी होने का आरोप लगाता है तो क्यों गलत है वो? क्यों अपनी बात निकल कर नहीं कहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि जंतर मंतर जैसे विद्यार्थियों का जो समूह इकट्ठा हुआ न हो, तो आपको समाज के सभी वर्गों से संवाद कायम करना पड़ेगा। संसद से भाग कर करके आप इस तरह का संवाद नहीं बना सकते हैं, इस तरह का माहौल आप नहीं तैयार कर सकते। 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, किस देश में होता है? 800 किसानों की जान चली गई, किस देश में होता है? अब इस सरकार के पास ये कहने के लिए कुछ है क्या? ये वही पुलिस है ना जो इन किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कील बिछा दी थी। ये वही पुलिस है ना कि जिन्होंने दिल्ली आ रहे किसानों को शहर में घुसने नहीं दिया। और किस तरह का व्यवहार किया गया? पानी का कनेक्शन काट देना, बिजली काट देना, शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने देना, यही तरीका अपनाया जाता है। ये हालात पैदा न हो, लोग समूह में इकट्ठे न हो, यह महत्वपूर्ण है। और इन चीजों को रोकने के लिए आवश्यक है कि आप समाज के सभी वर्गों से, जो नाराज समूह है, जिसकी समस्याएं अपनी समस्याओं को लेकर के सड़कों पर उतरना चाहता है, उनसे आप संवाद कायम करें, उनको समझाने की कोशिश करें और उनकी बातों को मानने का प्रयास करें। अगर अनरिजनेबल बातें हैं तो उनको समझाइए कि नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं आता, कानून सम्मत नहीं है। यह तरीका नहीं चलेगा कि आप लाठी चला देंगे, गोली चला देंगे और उसके बाद कहेंगे ये नहीं हो गया और वो नहीं हो गया। पुलिस को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। पुलिस का रवैया अगर ये बना रहेगा, आज स्थिति क्या है? आज आपको ये पुलिस को अपने बारे में खुद आत्मावलोकन करना चाहिए कि पुलिस के खिलाफ अगर एक समूह, ये 2 या 4, 5, 10 लोग भी कोई हिंसा कर रहे हो, समाज के मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई व्यक्ति मार दिया जाएगा तो कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उनका आदर करने लगेगा। पूछताछ के लिए बुलाया गया व्यक्ति की जान चली जाएगी थाने में, उसके बाद आप समझेंगे कि पुलिस के प्रति लोगों के मन में आदर भाव पैदा होगा। आप अपनी कार्यशैली से ही अपने प्रति सम्मान या अपने प्रति वितृष्णा पैदा करते हैं। ये बहस करा करके आप इसको हासिल नहीं कर सकते। निश्चित रूप से अगर किसी पुलिसकर्मी को टारगेट करके अगर कोई हिंसा हुई है, वो निंदा का पात्र है, वो निंदनीय है, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन छात्रों के द्वारा किए गए पथराव से पहले पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस तरह का तनावपूर्ण वातावरण न बनने दे। पुलिस की यह स्थिति बनती है कि वह इस तरह के रास्ते इख्तियार करे, इस तरह का तौर तरीका अपनाए कि छात्रों के बीच में हिंसक होने की कोई दूर दूर तक आशंका न हो। बल प्रयोग आप करेंगे और प्रत्युत्तर में बल प्रयोग होगा तो प्रत्युत्तर में किया गया बल प्रयोग निंदनीय हो जाएगा। कौन सा तर्क है ये? कहां का तर्कशास्त्र है ये? जी सुनील जी, आपको लगता है कि जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है कि वो उनका जो फीडबैक का मैकेनिज्म है वो काफी स्ट्रांग रहा है, उस फीडबैक को हासिल करने के बाद उसका ट्रीटमेंट क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। आपको लगता है कि इस वाले आंदोलन में सरकार से चूक हुई? अगर वो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जंतर मंतर आने से पहले ही खुद ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो इतना बड़ा जनमत वहां पे इकट्ठा नहीं होता। उसके बाद
इस्तीफा होने के बाद जो सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है कि वो उनका पुराना जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है सफलता का कि डिसेंट को कैसे क्रश करो, जिन लोगों ने मीम बनाए हैं उनको घर पे खोजो, तो अगर सरकार ने रिट्रीट किया तो रिट्रीट दिखना चाहिए, ना कि आप फिर डोमिनेंस की तरफ फिर से कदम अपने बढ़ा रहे हो। तो ये तो दोनों एक तरह से जो काम आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, अगर आप थोड़ी सी ह्यूमिलिटी दिखाते तो जनता को लगता ठीक है सरकार रिसेप्टिव है, हमारी बातों को हमने प्रदर्शन किया, इस्तीफा हो गया और थोड़े दिन आप ऐसे ही चलते, उसके बाद आप अपनी पॉलिटिक्स करते। लेकिन आपने इस्तीफा भी ले लिया एक तरफ और दूसरी तरफ आपसे फिर से जिन लोगों ने मीम बनाए उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। दरअसल इस सरकार में इस तरह की ह्यूमिलिटी आपको दिखाई कब पड़ी? इस सरकार के ऊपर हमेशा से दम्भ में होने का आरोप लगते रहे और उसको इस सरकार ने कभी खारिज नहीं किया। 1 साल तक आंदोलन करने के लिए किसानों को मजबूर किया जाना किसी शालीन सरकार के से उम्मीद कर सकते हैं आप? एक सहृदय सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? वो आपके देश के किसान है ना, हमारे आपके बीच के किसान है। 1 महीने तक इन विद्यार्थियों को 1 महीने तक आंदोलन करना पड़ा। ये कौन विद्यार्थी हैं जिन्होंने नीट जैसी परीक्षा में शामिल हुए हैं? नीट कौन सी परीक्षा है? इस देश के सर्वोच्च प्रतिभा का आकलन करने वाली परीक्षा है। उस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को आपने 1 महीने तक आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। कोई मेघालय चला रहा है, कोई महाराष्ट्र से चला रहा है, कोई कर्नाटक से चला रहा है, कोई तेलंगाना से चला रहा है, कोई बिहार से जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से जा रहा है और इकट्ठा हो रहा है वो जंतर मंतर पर। सड़क के किनारे पटरियों पर इन बच्चों ने रातें बिताई हैं। 1-2 रातें नहीं, कई रातें। क्यों ये स्थिति बन गई? अगर आपके अंदर थोड़ी भी शालीनता होती तो तत्काल इन बच्चों से बात करते। लेकिन आप शुरुआत से देखिए, जब नीट के प्रश्न पत्र के आउट होने की बात हुई तो शिक्षा मंत्री जी लगातार इनकार करते रहे। डीजी एनटीए ने इसको स्वीकार किया तो चेयरमैन एनटीए ने लगातार इनकार किया। कितना समय लगा इसको रद्द होने में? सरकार 2024 में इसी तरह का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। कौन सी कार्रवाई आपने की? जब विद्यार्थी आपसे बात करना चाहते हैं तो आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप विद्यार्थियों को चुटलाने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई के मूल्यांकन का जब सवाल पैदा हुआ तो सरकार लगातार इनकार करती रही कि नहीं, कि मूल्यांकन में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। इसी सरकार ने कहा ना। उसी परीक्षा में बैठा हुआ 16-17 साल का एक लड़का झारखंड से आकर के पूरे सीबीएसई की बखिया उघेड़ दिया कि कहां गड़बड़ियां हुई हैं। आप विद्यार्थियों की बात सुनोगे नहीं। लेकिन इस सरकार की कार्यशैली में आप याद कीजिए राजनाथ सिंह जी का बयान, यह एनडीए की सरकार है जहां इस्तीफे नहीं होते। मैं तो बहुत साधारण तरीके से बोल रहा हूं, उनकी शैली में नहीं बोल पा रहा हूं। आप वो चित्र वो आप वीडियो देखिए जिसमें राजनाथ सिंह जी बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, इस्तीफा होता है। आपकी सोच जनता की आवाज के प्रति ये रही है तो स्थिति बनती। आप बहुत समय तक अपने नैरेटिव के साथ, अपने तरीके के साथ आंदोलनों को दबा नहीं सकते। और आप रमेश जी, यह सरकार जितने आंदोलन हुए हैं हर आंदोलन में झुकी है। ये हर आंदोलन में झुकी है। कोई एक ऐसा आंदोलन हुआ इस देश में नहीं हुआ जिसमें सरकार को मुंह की खानी न पड़ी हो। लेकिन यह हमेशा से एक नैरेटिव बनाते रहे कि बड़ी ताकतवर सरकार, बहुत जन समर्थन हासिल की हुई सरकार, जो बहुसंख्यक समाज है उसके हितों की रक्षा करने वाली सरकार, एक नैरेटिव बना के रखा गया है। अन्यथा पहले आंदोलन से याद कीजिए भट्टा परसोल का आंदोलन, जिसमें राहुल गांधी भोर में 4 बजे पहुंचे थे उस गांव में। उस कानून को वापस लेना पड़ा था, इसी सरकार ने वापस लिया। इसी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए जिसके लिए वो लंबे समय तक किसानों को मजबूर किया। आप ये बार बार कहते हैं कि जो वो सीएनआरसी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन वो आंदोलन बीच में खत्म हो गया। उसके कारण देख लीजिए आप, वह छोड़ के भागे नहीं थे। जब वो आंदोलन शुरू हुआ उसके कुछ ही समय के बाद, शाहीन बाग के उस आंदोलन को आपको याद करना चाहिए, कुछ ही समय के बाद कोरोना की स्थिति पैदा हो गई और उन्होंने कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए अपने आंदोलन को वापस लिया। सीए और एनआरसी की बात तो कितना आगे बढ़ा पाई है सरकार? एक आंदोलन नहीं कर सकते आप। इन बच्चों ने तो पूरी सरकार घुटने पे ला दिया और इस सरकार के जितने नैरेटिव थे सबको खंड खंड कर दिया। बहुसंख्यक की राजनीति, हिंदू धर्म के रक्षक, सनातन की सेवा,
सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में विभाजन, जितने तरह के बने हुए थे इनका नैरेटिव बना था, सबको इन विद्यार्थियों ने खत्म किया। और रमेश जी, सबके लिए चेतावनी है कि ये धार्मिकता के नाम पर इन बच्चों को बांध नहीं पाएंगे आप। जंतर मंतर पर निजी तौर पर जो मैंने जा करके देखा, वो एकमात्र नारा जो सबसे ज्यादा लगा वह है जय भीम का। किस तरह की चेतना समाज में आ रही है, इनको सोचना पड़ेगा। ये आप बच्चों को इस आधार पर बांट नहीं सकते। आपको इन युवाओं की जो समस्याएं हैं, जो इनकी सोच है, जो इनकी अपनी बातें हैं, उन बातों को, उन समस्याओं का समाधान आपको खोजना पड़ेगा। अगर आप उनको चाहते हैं कि दरी के नीचे दबा के रख देंगे, वो संभव नहीं है। इस आंदोलन ने संदेश दिया है सभी राजनीतिक दलों को। उस संदेश को कितना स्वीकार कर पाएंगे या इस तरह के नैरेटिव बनाकर उसको खारिज करने की कोशिश करेंगे, ये इनको तय करना है। जी, एक अंतिम सवाल कि आपको लगता है कि जब डिबेट हो रही थी बिल में, तो ना गृह मंत्री आए ना प्रधानमंत्री आए, सरकार में स्ट्रैटेजी को लेकर भी कोई कंफ्यूजन आपको दिख रही है, या फिर एक फटीग आता हुआ दिख रहा है जो सरकार जिस प्रोएक्टिव पॉलिसी के लिए जानी जाती थी उसमें कहीं कंफ्यूजन दिख रहा है? इसीलिए तो इस संशोधन को विद्यार्थियों ने खारिज कर दिया। इस आंदोलन में शामिल कोई भी संगठन, कोई भी समूह, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इस संशोधन को स्वीकार कर लिया हो? सबने खारिज कर दिया कि यह संशोधन केवल और हमारी मांगों को दबाने की कोशिश है। हम कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा या कोई भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, जब लीक हो जाएगा तब हमें ये काम करेंगे। किसने स्वीकार किया? और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस बहस में शामिल न होने से यह बात भी साबित होती है, विपक्ष यह नैरेटिव बनाने में कामयाब होगा कि सरकार जो इन छात्रों की समस्याओं के साथ संवेदनशील होने का दावा करती है वो खोखला है। अगर आप संसद में बैठ करके लोगों की बातों का जवाब, संसद का मतलब क्या होता है? जनता के प्रति जवाबदेही। संसद में जवाब देना ही जनता को जवाब देना, ये किसी इंडिविजुअल का जवाब नहीं देते हैं आप। संसद भारत की जनता है वहां बैठी हुई, उनके प्रतिनिधियों के रूप में। अगर आप भारत की जनता से संवाद नहीं कायम करना चाहते, अगर आप भारत की जनता की बातों का जवाब नहीं देना चाहते, तो आपकी बात कोई गंभीरता से कैसे लेगा? कैसे कहा जाए कि नहीं, जो प्रश्न पत्र लीक होने का जो मुद्दा है विद्यार्थियों का, वह उसको सरकार गंभीरता से ले रही है? कोई नहीं लेगा। रील बना देने से बातें नहीं चलती हैं। प्रधानमंत्री अगर लोग रील बना लेंगे, राष्ट्रपति रील बना करके सोशल मीडिया पर डाल दे, तो फिर किसी की आवश्यकता क्यों है? लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, जनता सुनना चाहती है, और वह संसद के माध्यम से सुनती है। जब आप संसद से भागने लगते हैं तो आपकी विश्वसनीयता कमजोर होती है, कम होती है। आपके द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक अभियान कमजोर होते हैं, उनकी विश्वसनीयता खत्म होती है, जो इस पूरे प्रकरण में होता हुआ दिख रहा है। तो बड़े सवाल ये है कि अगर उस रैली में, उस प्रोटेस्ट में कोई पत्थरबाज था जो पत्थर दिल्ली पुलिस के जवानों पर चला रहा था, तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होनी चाहिए और पुलिस को कानून की धारा के तहत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो युवाओं को डिस्क्रेडिट, उन्हें डिफेम करने का काम दिल्ली पुलिस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान ने जो आजादी दी है बोलने की, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की और साथ ही डिसेंट सरकार से असहमति जताने की, उसका कहीं ना कहीं संविधान में दिल्ली पुलिस को भी उसकी रक्षा करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एलोस से। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.